हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं उन कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो जेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास लेकर आई हूँ कॉमर्स की। मैं इसमें कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करें और जितने भी जेट के स्टूडेंट हैं उनके साथ ये क्लास शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि यहाँ जेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो मैं आपका बिना अधिक टाइम वेस्ट करवाए क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रीपेड बीमा किस प्रकार का खाता है? प्रीपेड इंश्योरेंस इज दिस टाइप ऑफ अकाउंट। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता, रियल एंड नॉमिनल बोथ, वास्तविक और नाम मात्र दोनों। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसका आंसर जो है नॉमिनल अकाउंट करके आते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बट ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब सी क्यों नहीं होगा इसे आप समझो। देखो अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस दिया हुआ रहता ना तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाता, बट यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, जहाँ पर भी प्रीपेड वर्ड आ जाए ना तब तो फिर ये नॉमिनल अकाउंट ना होकर ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा। अगर इंश्योरेंस हो, सैलरी हो या कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो नॉर्मल दिया हुआ है तब तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, बट अगर उसके साथ प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या अक्रूड ऐसा कुछ वर्ड लग जाए ना तो उसे हम पर्सनल अकाउंट में लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसे तो मैं बता दी हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सोशल नेटवर्क नहीं है? Which one of the following is not a social network of social media platform? ठीक है, क्या क्या दिया है? फेसबुक, ब्लॉग्स, ट्विटर, यूट्यूब। अब देखो फेसबुक तो सोशल मीडिया है, ठीक है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, बट ये जो ब्लॉग है ना ये नहीं है, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉग, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, नेटवर्क नहीं है। ये देखो फेसबुक क्या सोशल मीडिया है, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, ट्विटर पर भी होता है कि आप ट्वीट कर सकते हो, यूट्यूब पर भी होता है, बट ब्लॉग क्या है, ब्लॉग में लोग अपने बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉग। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लेना। वो ये जो क्वेश्चन है ना फेसबुक, ट्विटर, ये वाला, ये आपका पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, तो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम टैक्स का। तो अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा एक तरफा राहत का उल्लेख करती है? विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेंशंस यूनिलैटरल रिलीफ? अब देखो इसमें क्या पूछा है कि यूनिलैटरल रिलीफ कौन से सेक्शन के अंदर आती है? तो ये तो आपको याद होगा तो बनेगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91, सेक्शन 91 के अंतर्गत एक तरफा राहत यानी यूनिलैटरल रिलीफ के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। हाँ एक चीज और कि ये सेक्शन 91 कब लागू होता है, जब क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इंडिया में भी टैक्स पे करना पड़ रहा और दूसरे कंट्री में भी पे करना पड़ रहा और उन दोनों कंट्री के बीच DTA एग्रीमेंट अगर नहीं है उनके बीच ना, तब ये यूनिलैटरल रिलीफ वाला सेक्शन उन पे लागू होता है, 91 वाला, ठीक है। तो इंडिया में और उस दूसरे कंट्री में DTA मौजूद नहीं होगा तो ये सेक्शन 91 के अंदर उन्हें राहत दिया जाता है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, मैच करना है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया, इकोनॉमिस्ट दिया है और यहाँ पे दिया कॉन्ट्रीब्यूशन। किन्होंने क्या दिया है, एडम स्मिथ जो है इन्होंने क्या दिया है, तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये एडम स्मिथ का दिया हुआ है, ठीक है। एडम स्मिथ के एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है,
तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एडम स्मिथ क्या क्या दिया, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया। अब मार्शल क्या है, तो मार्शल अब अगर देखो ऐसे क्वेश्चन ना अगर आपको एक या दो भी आते हो ना तो भी बन जाते हैं। जैसा कि मैं बताई एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन। अगर आपको किसी का नहीं भी पता हो तो मेरे को तो लगता है दो का तो जरूर पता होगा, एडम स्मिथ और एक मार्शल का। मार्शल क्या है, तो एक अर्थशास्त्री है, तो ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिए हैं। तो ये बी का ए हो गया और ए का 3 हो गया। आप ऐसे ही पहले ऑप्शन से मिलाकर देखो कि आपका क्वेश्चन बना कि नहीं बना। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना आप बनाना सीखो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है ना अगर आपको एक या दो भी है ना तो कभी कभी उनसे भी आंसर्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैं मानकर चलती हूँ कि ये चारों आपको नहीं याद है, मैं मान लेती हूँ ये मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, बट मेरे को दो तो जरूर पता है, ये एक एडम स्मिथ और एक मार्शल। एडम स्मिथ ने क्या दिया, एडम स्मिथ ने दिया द वेल्थ ऑफ नेशन। पहले मैं देखती हूँ एक से हमारा आंसर निकला कि नहीं। 1 का 3, 1 का 3। तो देखो मैं जब यहाँ आई तो देख रही हूँ 1 का 3 कहाँ कहाँ पे है, तो सी में है और डी में है। ठीक है, ए और बी तो हमारा कट गया कि ना ए होगा ना ही बी होगा। ठीक है, ए का 3 से हमारा दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हमें दो में से देखना है, तो अब देखते हैं और आगे। ये देखो बी का जो है मार्शल, मार्शल क्या है, तो एक ये क्या दिए अर्थशास्त्र का सिद्धांत, ये एक अर्थशास्त्री थे। तो बी का 1, अब हम देखते हैं बी का 1। ये देखो हमारा ये सी और डी हमें देखना था ना, तो बी का 1 का है ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ठीक है, जेआर हिक्स जो है इन्होंने दिया है वैल्यू एंड कैपिटल, मूल्य और पूंजी। ठीक है, और ये जो है बार्कली लियोन्टिफ जो है इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है इनपुट और आउटपुट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, मार्शल अर्थशास्त्र के सिद्धांत, जे आर हिक्स मूल्य और पूंजी, बार्कली लियोन्टिफ जो है इन्होंने दिया इनपुट आउटपुट अर्थशास्त्र। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चाहो तो अगर आपको एक या दो भी आता है ना तो उससे भी कभी कभी आपके आंसर निकल जाते हैं। तो आप सिलेक्शन और एलिमिनेशन मेथड यूज करना सीखो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर इसका आंसर भी दे रखी हूँ, आप इसे देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु भागीदारी एलएलपी की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। एलएलपी जो है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड एज साइलेंट फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी, एलएलपी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये पूछा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो मैं जो पिछले क्वेश्चन में बोली थी वही यहाँ पर भी बोल रही हूँ कि आप चाहो तो आपको अगर सारे पॉइंट्स नहीं भी आते हैं फिर भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, सही निकाल सकते हो। बस सिलेक्शन और एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखो। देखो क्या दिया है, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी एक कॉर्पोरेट निकाय है। हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, एलएलपी अपने साझेदारों से अलग एक कानूनी इकाई है। एलएलपी इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, तो ये भी सही है। ठीक है, एलएलपी डज नॉट एंजॉय अ परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी को शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उत्तराधिकार उसे प्राप्त है। ठीक है, तो हमारा ए और बी निकला, ए और बी सही है और सी गलत है। हम देखते पहले हमारा आंसर इतना से निकला है कि नहीं निकला है। देखो हमें ए और बी को सिलेक्ट करना है, सी को एलिमिनेट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा ए और बी एक ही ऑप्शन में दिख ही रहा, ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ और बाकी सब होंगे या नहीं होंगे। देखो मैं क्या बताई थी कि ए होगा, बी होगा और सी नहीं होगा। ये देखो डी, एलएलपी के भागीदारों की देयता असीमित होती, पार्टनर्स ऑफ एलएलपी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो अब देखो
ये तो अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ा, कुछ नहीं जानता एलएलपी के बारे में, फिर भी वो इसको बता सकता है कि ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखो यहाँ पे क्या है, एलएलपी का क्या होता है, सीमित देयता भागीदार, और यहाँ आप सीमित दिया है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, यहाँ अनलिमिटेड दिया है, ठीक है। उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा सी डी कट गया, ए बी हम सिलेक्ट किए, सी डी एलिमिनेट किया। अब देखो ऑप्शन नंबर डी, एलएलपी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है, एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या निकला, ए बी और ई। ए बी और ई, मैं ए बताई थी ना आपको, देखो आंसर में ना ए बी और ई, आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो हमारा आंसर ए है, ठीक है। सबके बारे में लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिजाइन सबसे सटीक है? Which of the following research design is the most precious one? एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक, एक्सप्लोरेटरी खोजपूर्ण, डायग्नोस्टिक निदानात्मक, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक। इसमें से सबसे बेस्ट माना जाता है प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। सबसे बेस्ट माना जाता है प्रायोगिक, जो है प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसे माना जाता है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसके बाद हम किसी कंक्लूजन को निकालते हैं, इसीलिए इसे सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। निम्नांकित में से किन्हें वचन पत्र की अनिवार्य विशेषता माना जाता है? Which of the following points are considered as essential characteristics of a promissory note? अब देखो प्रोमिसरी नोट के बारे में क्या क्या सही है। यह अनिवार्यतः लिखित रूप से होना चाहिए, इट मस्ट बी इन रिटन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं कि हमारा एक से आंसर आया है या नहीं आया है। मैं क्या बोली, ए सही है, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे आंसर में तो ए आना चाहिए, ठीक है। तो ए कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ, मतलब ए और बी में। सी और डी तो हमारा ऐसे ही कट गया कि ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से देखो कि ए बी में दोनों में ई भी है, तो हमें ई चेक करने का जरूरत ही नहीं। अब हमें देखना है कि डी होगा या बी होगा। आंसर निकालने का मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बी और डी में हम चेक करते हैं पहले। देखो बी में क्या बोल रहा, इसमें अनिवार्यता भुगतान करने संबंधी वचन या प्रतिज्ञा सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट कॉन्टेन एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे। इसमें क्या बोला है कि जो भुगतान करने से जो रिलेटेड, मतलब पेमेंट करने से रिलेटेड जो वचन या प्रतिज्ञा है वो सम्मिलित नहीं होने चाहिए। बिल्कुल गलत है, सम्मिलित होने चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो अब हमारा जब बी नहीं होगा तो हमारा आंसर तो यहाँ पर ऐसे ही निकल गया। देखो ए होगा और बी नहीं होगा, हमने ए को सेलेक्ट करा और बी को एलिमिनेट करा। तो यहाँ पर देखो अगर बी एलिमिनेट हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। सी और डी पहले ही कट गए थे क्योंकि यहाँ ए नहीं था, और जब हम ऑप्शन नंबर ए और बी में देखें कि दोनों में ए है और ई भी दोनों जगह दिया है, तो हमें सिर्फ बी और डी को चेक करना था। हमने बी चेक करा तो वहाँ क्या देखा कि बी नहीं होगा, तो बी नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, तो हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। ऐसे मैं आपको सबके बारे में बता दे रही हूँ। देखो मैं आपको बताई कि ए होगा, बी नहीं होगा। सी जो है भुगतान करने का वचन अनिवार्यता का शर्त होना चाहिए। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी कंडीशनल, ठीक है। तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। वचन पत्र का अनिवार्यता निर्माता के हस्ताक्षर होने चाहिए। अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, बिल्कुल सही है ये कि मेकर का साइन तो होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट पर, ठीक है। अब हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर ई, उसे भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ई में क्या है, केवल मुद्रा भुगतान करने का वचन, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। हाँ तो ये भी सही है क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, मनी के फॉर्म में ही तो पेमेंट करते हैं ना। तो हमारा क्या आ गया,
हमारा क्या आ गया आंसर? ए, डी और ई। तो ए, डी और ई ऑप्शन नंबर ए में है। मैं पहले भी आपको ए ही निकाल कर दिखाई थी। ऐसे देख लो इसका आंसर भी। ये देखो इसका आंसर ए दिया है। तो आप सिलेक्शन और एलिमिनेशन मेथड को सीखो, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में सारा कुछ नहीं भी आता है ना, फिर भी आप चाहो तो उसका आंसर अच्छे से निकाल सकते हो, सही आंसर निकाल सकते हो। देखो, नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statements are true regarding admission of a new partner? न्यू पार्टनर के एडमिशन पर बोल रहा है कि कौन कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, मतलब कौन सा सही और कौन सा गलत है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, मैं इसमें भी वही बात कह रही हूँ, अगर आपको नहीं आता फिर भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। ठीक है, जो नहीं आता उसे छोड़ दो, जो आता है उसे पकड़कर आप आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया? भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 25 के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है। According to Section 25 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as partners। तो देखो, अगर आपको ये याद नहीं है इसका सेक्शन, ठीक है, आपको मैं मान लेती हूँ कि आपको ये सेक्शन याद नहीं है, आप कंफ्यूज हो कि ए होगा या नहीं होगा। आपको क्या करना है, तो आपको ए छोड़ देना है। अभी आप अभी ए को मत देखो, इससे आगे देखो। ठीक है, बी में क्या दिया है? नया लाभ साझाकरण अनुपात वह अनुपात है जिसमें नए साझेदारों सहित सभी साझेदार फर्म के भावी लाभ हानि को साझा करेंगे। New profit sharing ratio is the ratio in which all partners, including new partners, will share future profits and loss of the firm। बिल्कुल सही बात है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो न्यू पार्टनर आता है और जो भी ओल्ड पार्टनर्स है वो सभी जो नया शेयर बनाते हैं, मतलब जो नया रेशियो बनाते हैं कि जिसमें वो प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे, वही होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बिल्कुल सही दिया है बी वाला पॉइंट। ठीक है, देखो सी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? तो सी में दिया है न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। बिल्कुल गलत फॉर्मूला है ये। अब देखो डी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। डी सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? ए हमें नहीं आता, ठीक है, बी हमारा सही आ रहा, सी गलत है और डी सही है। तो हम क्या करें? बी और डी को सिलेक्ट करें, सी को एलिमिनेट करें। देखते हैं इससे हमारा आंसर निकलता है कि नहीं। देखो हमारा ऑप्शन बी और डी को सिलेक्ट करना है, सी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो पहले ये देखो कि बी है कहाँ कहाँ पे, यहाँ है और यहाँ ए, बी और सी में है। ठीक है, ए, बी और सी में है और हमें सी को एलिमिनेट कर देना है। बी सिलेक्ट किया तो ए, बी, सी में डी तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है? सी को एलिमिनेट करना है। तो सी को एलिमिनेट कर दिए तो ये ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, बच गया क्या? सिर्फ और सिर्फ ए बच गया। तो हमारा आंसर हो गया बी, डी और ई, जिसमें से मैं आपको बी और डी दिखा देती कि वो सही है। ई वाले को भी देख लीजिए। पुनर्मूल्यांकन खाते से उत्पन्न होने वाला लाभ या हानि साझेदार के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। द प्रॉफिट और लॉस विच एरियर्स फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है ये कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उससे हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, डी और ई सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। ये देखो इसका सॉल्यूशन भी है यहाँ पर दिया हुआ। इस क्वेश्चन को देखो, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्ट करके लाई हूँ ना कि आप इसे देखकर ना बिना पढ़े हुए क्वेश्चन बना सको। ठीक है, आपको अगर इसके बारे में थोड़ा भी आता है ना तो आप क्वेश्चन को बना लोगे, और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बट आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो,
इसे आपको क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले क्या दिया, सामाजिक सोशल, पारंपरिक कन्वेंशनल, खोज इन्वेस्टिगेटिव, यथार्थवादी रियलिस्टिक, इधर क्या है मैकेनिकल गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन, और है कॉर्पोरेट प्रबंधक यानी कि कॉर्पोरेट मैनेजर, और टीचर यानी कि अध्यापक। अब देखो आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं पढ़े हो इसके बारे में, ठीक है, बट फिर भी ध्यान से देखो यहाँ क्या दिया, सामाजिक यानी कि सोशल, और यहाँ दिया टीचर अध्यापक। तो टीचर क्या होता है, हमेशा सोशल ही तो होता है ना, तो टीचर को हम सोशल से मिला सकते हैं, तो एक फोर हमारा मिल जाएगा। उसके बाद और इसमें से किसी का नहीं भी पता हो तो आप ये देखो ऑप्शन नंबर सी को देखो, खोज इन्वेस्टिगेटिव, ये क्या है, तो गणितज्ञ, गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन जो है ये क्या होगा, खोज होगा ना, खोज करके ही तो कोई लाया ना मैथमेटिक्स को, या फिर अभी भी उस पर खोज करते ही ये लोग रिसर्च करते हैं ना, ठीक है। तो हमारा क्या निकला, ए का 4 और सी का 2, ए का 4 और सी का 2, हम देखते हैं हमारा आंसर निकला है कि नहीं निकला। ये देखो ए का 4 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, ए और सी में, बी और डी तो ऐसे ही कट गया, और हमारा क्या आया था सी का 2, तो सी का 2 कहाँ है, तो देखो सी का 2 ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सी भी कट गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप चाहो तो आसानी से आंसर उसका निकाल सकते हो, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऐसे देखो मैं सबका आपको बता दे रही हूँ। मैं क्या बताई, ए का 4 हो गया मतलब सोशल टीचर हो गया, इन्वेस्टिगेटिव जो हो गया मैथमेटिशियन हो गया, और ये जो है पारंपरिक कन्वेंशनल, ये क्या हो गया, कॉर्पोरेट प्रबंधक यानी कॉर्पोरेट मैनेजर, और ये जो ए जो है यथार्थवादी रियलिस्टिक, ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया है, आंसर हमारा क्या आया था, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे देख लेना। ये तो मेरे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ना कुछ नहीं सोचना होता, बस आपको याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में ना बिल्कुल भी डर नहीं होता कि क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बस आपको इसके फैक्ट्स जो है वो ईयर्स जो है वो याद होने चाहिए। देखो क्या बोला है, निम्नांकित संस्थानों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसके अकॉर्डिंग इसे असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में से आपको सेट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या है, तो आपको इसका ईयर याद होना चाहिए कि कौन सा कब आया, ठीक है। अब देखो मैं अगर इस क्वेश्चन में भी आपको बोलूं कि आपको अगर इसमें से अगर है ना थोड़ा भी पता है तो आप प्रैक्टिस कर, मतलब कोशिश कर सकते हो बनाने का। जैसे देखो किसी को कुछ पता हो या ना हो, पर पहले देख लो कौन कौन सा है, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी और नाबार्ड, ठीक है। तो आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन अगर इतना भी पता है कि सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, ठीक है, तो आप इससे मैच कर सकते हो। तो देखो अगर हम जानते हैं कि सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो बी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बी कहाँ कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले बी है, ऑप्शन नंबर सी में सबसे पहले बी है, हमारा ए कट गया और डी कट गया। आपका 50% तो ऐसे ही निकल जा रहा है ना, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आपको दिमाग कहाँ लगाना है, सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन पे, ठीक है। अब दो ऑप्शन पे आपका ये दोनों में से हो गया, इतना तो आप कंफर्म, अगर आपको याद है तो बन जाए, अगर आपको सबका नहीं पता, किस कुछ का ही पता तो भी आप कोशिश कर सकते हो। एडीआई आया 1935, ठीक है, और एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आया आपका 1955, और नाबार्ड जो है ये आया आपका 1982 में, सिडबी आपका आया 1990 में आया, ठीक है, और सेबी जो है ये आपका आया 1988 में, ठीक है। आरबीआई जो है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आया आपका 1935 में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आया 1955 में। सिडबी जो है आया आपका 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। और सेबी जो है आपका आया 12 अप्रैल 1988 को, और नाबार्ड जो है ये आया आपका 12 जुलाई 1982 को। तो हमारा सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया बी, फिर सी, फिर ई, फिर ए और फिर डी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? बी टी ई ए डी। हम देखते हैं किसमें है। बी टी ई ए डी, बी सी ई डी ए दे दिया, सॉरी ये ऑप्शन गलत है। बी सी ई ए और डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका सी नहीं होगा। यहाँ बी सी ई सही दिया है, डी और ए जो लिख दिया ना, ए और डी होगा, ठीक है। बी सी ई ए डी। देखते हैं इसका आंसर सॉल्यूशन में भी गलत ही दिया है क्या। देखो इसका सॉल्यूशन में सही दिया, बी सी ई ए डी। मैं बताई ना, आरबीआई 1935, एसबीआई 1955, नाबार्ड 1982, सेबी 1988 और सिडबी 1990 में आया। तो क्या आया था हमारा? बी सी ई ए और डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्लास, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा जो भी मैं बता रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पे डीचैट का प्रिपरेशन हो रहा है। तो और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दें। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके टॉपिक भी लेकर आऊंगी। तो बस आप मुझे एक कमेंट जरूर कर दें क्लास देखने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स।